अरे नहीं आपको जरूरी थोड़ी इसीलिए देखो कोई और लिमिटेड है प्लान में जाना है। ओके, लास्ट हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4, दैट इज सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट वाला अपना कंप्लीट हो गया था। हाँ, फुल फॉर्म इधर बता रहे ना, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, दैट इज स्क्रैप। हाँ, 56 1956 सेबी एक्ट कब का था? 1992। अब सेबी एक्ट में लास्ट हमने पढ़ा था कि देखो सेबी का ओवरव्यू, सेबी के 3 ऑब्जेक्टिव, प्रोटेक्ट करना, रेगुलेट करना और डेवलप करना, प्रमोट या डेवलप करना। उसके बाद सेक्शन 11 में अलग अलग पावर्स है सेबी के, दैट वाज लाइक इंडेक्स, वही पावर्स अपने को आगे जाके पढ़नी है। उसके बाद हमने देखा था सेबी का कंपोजिशन, कौन कौन से लोग होता है? एक चेयरमैन, 2 फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव होने चाहिए। हाँ, 5 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 3 इम्पोर्टेंट 3 होल टाइम मेंबर होने चाहिए, आरबीआई का एक ऑफिसर होना चाहिए। उसके बाद कम टू पेज नंबर 106। यहाँ से अपन ने स्टार्ट कर दिया था पावर विद रिस्पेक्ट टू इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद हमने ये वाला पॉइंट डायरेक्टली देखा था कि सेबी के पास ना सिविल कोर्ट की पावर होती है। तो सिविल कोर्ट में एक तो समन और इन्फोर्स की पावर, दूसरा डिस्कवरी ऑफ बुक अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट, एग्जामिनेशन के लिए आपको बुला सकते हैं, विटनेस के तौर पे आपको बुला सकते हैं, और एनी अदर पावर एज स्पेसिफाइड। उसके ऊपर सेक्शन नंबर 11 सब सेक्शन 2A में बोला गया है कि सेबी को अगर किसी के भी बुक्स और अकाउंट का डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करना है तो वो लिस्टेड पब्लिक कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी जिनकी सिक्योरिटी लिस्ट होने वाली है स्टॉक एक्सचेंज पे, उनके बुक्स और अकाउंट का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर सकती है, इंस्पेक्शन कर सकती है। देखो इधर 2 पॉइंट है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी के बुक्स और अकाउंट या डॉक्यूमेंट का कभी भी इंस्पेक्शन हो सकता है, लेकिन ये जो पब्लिक कंपनी है जिनकी सिक्योरिटी लिस्ट होने वाली है, अभी जस्ट इंटेंशन है, इनके बुक्स और अकाउंट का इंस्पेक्शन तभी होगा जब सेबी को लग रहा है कि वो कंपनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में है या फिर वो कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग में है। पॉइंट समझ आ रहा है? 2 टाइप की कंपनी, एक तो ऑलरेडी लिस्टेड हो चुकी है और दूसरा जो लिस्ट होने वाली है। लिस्टेड के तो बुक्स और अकाउंट डॉक्यूमेंट कभी भी इंस्पेक्ट हो सकता है, बट जिसका इंटेंशन है लिस्ट होने का, अगर वो कंपनी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस में है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या इनसाइडर ट्रेडिंग में है, अगर वैसा सेबी को लग रहा है तभी आगे जाके उनका इंस्पेक्शन होगा। नेक्स्ट है ऑर्डर बाय सेबी। सेबी कौन कौन से ऑर्डर्स पास कर सकता है? तो यहाँ पे पहला बोला गया है कि किसी भी सिक्योरिटी की ट्रेडिंग को सस्पेंड कर सकता है, कि सपोज यहाँ पे डीएलएफ के शेयर्स है, वो शेयर्स अभी थोड़े टाइम के लिए ट्रेड नहीं होंगे, वो सस्पेंड कर दिया फॉर अ टाइम बीइंग। किसी भी पर्सन को रिस्ट्रेन कर सकता है कि आपको सिक्योरिटी मार्केट का एक्सेस ही नहीं मिलेगा, ना ही आप बाय सेल डील कुछ भी नहीं कर सकते। थर्ड में यहाँ पे बोला गया है सस्पेंड कर सकते हैं ऑफिस बियरर्स को, ऑफिस बियरर्स मेंबर्स जो कि स्टॉक एक्सचेंज के हैं या फिर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है इम्पाउंड एंड रिटेन द प्रोसीड ऑफ सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, इम्पाउंड मतलब सीज, उस ट्रांजैक्शन से मिला हुआ पैसा अभी अपने को शक है जस्ट, फिर भी उस पैसे को एक बार के लिए सीज किया जा सकता है, और रिटेन मतलब अपने पास ही रखा जाएगा, रिटेन मतलब होल्ड करके रखना, तो सेबी अपने पास होल्ड करके रख सकती है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि अगर सेबी को किसी के भी बैंक अकाउंट अटैच करने हैं तो मैक्स टू मैक्स 90 डेज के लिए बैंक अकाउंट अटैच कर सकती है, और अगर यहाँ पे 90 डेज के आगे भी बैंक अकाउंट अटैच करना है तो सेबी को ना स्पेशल कोर्ट के पास स्पेशल कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, स्पेशल कोर्ट अटैचमेंट को कंफर्म करेगा, तब वो 90 डेज के बियॉन्ड भी अटैचमेंट को आगे कंटिन्यू कर सकती है। यहाँ पे यही बोला गया है। और अटैचमेंट कंफर्म होने के बाद कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अपना, तब तक कंटिन्यू रहेगा। पॉइंट समझ आया? ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी वही अटैच होगी जिसके रिलेटेड आपको शक है। ऐसा नहीं है कि ए पर्सन की 5 प्रॉपर्टी है, आपको 3 ही प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड शक है, लेकिन आपने 5 की 5 प्रॉपर्टी अटैच कर ली, जस्ट 3 प्रॉपर्टीज़ ही अटैच होगी।
नेक्स्ट है सेबी किसी को भी डायरेक्शन दे सकता है नॉट टू डिस्पोज और एलियनेट द असेट फ्रॉम द पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, कि अगर कोई ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिगेशन में है और आपके पास उस ट्रांजैक्शन के सिक्योरिटीज पड़े, असेट पड़े है, तो आप जब तक सेबी नहीं बोलेगा डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे, सेल नहीं करोगे, अपने से दूर नहीं करोगे, एलियनेट नहीं करोगे। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें सबसे पहले OOBH देने के बाद ही फुलफिल होगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अभी तक हमने सेबी की 2 पावर्स देखी। पहली पावर कौन सी है? हाँ, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट। सेकेंड पावर क्या था? ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में भी टोटल 5-6 ऑर्डर्स थे, सस्पेंड करना, रिस्ट्रेन करना, आगे प्रोहिबिट करना ऑफिस बियरर्स को, अटैचमेंट करना प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट का। नेक्स्ट थर्ड है पावर टू रेगुलेट और टू प्रोहिबिट द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस और एनी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टीजमेंट सॉलिसिटिंग मनी फॉर द इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। सॉलिसिटिंग का मतलब क्या होता है? वर्ड सुना होगा? हाँ, सॉलिसिटिंग मतलब आस्किंग। ऐसा कोई आपसे बार बार कंटिन्यूअसली कोई भी चीज़ मांग रहा है, स्पेसिफिकली मनी के रिलेटेड होता है। कंटिन्यूअसली आस्किंग, कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट करना, आस्क करना। तो सेबी इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे 2 काम कर रहा है। एक तो रेगुलेशंस, तो सेबी के पास पावर ही है, रेगुलेशन बना सकता है। 2 टॉपिक्स बताए गए हैं, इश्यू ऑफ कैपिटल के रिलेटेड, मैटर्स के रिलेटेड रेगुलेशन। और दूसरा बोला गया है कि आप अगर कैपिटल इशू कर रहे हो तो पब्लिक को कैसे डिस्क्लोज करोगे, डिस्क्लोजर्स बाय द कंपनी, उसके रिलेटेड रेगुलेशन बना सकता है। ये 2 रेगुलेशन के पॉइंट। और तीसरा है कि सेबी ना ऑर्डर पास कर सकता है। सी रेगुलेशन तो सारी की सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल होंगे या नहीं? होंगे। ऑटोमेटिकली रेगुलेशन जो भी लिस्टेड कंपनी है सब पे एप्लीकेबल होंगे जनरली। बट ऑर्डर कब पास किया जाता है? जब किसी स्पेसिफिक पे देना होता है। करेक्ट, किसी स्पेसिफिक कंपनी पे या ग्रुप ऑफ कंपनीज पे कोई ऑर्डर पास करना है, कोई ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस आ गए कि अपने को मिडवे एक अर्जेंटली ऑर्डर पास करना है, तो सभी ऑर्डर पास कर सकता है और वहाँ पे मना कर सकता है कि कोई भी कंपनी को कि आप ऑफर डॉक्यूमेंट या एडवर्टीजमेंट इशू नहीं करोगे पब्लिक को पैसा लेने के लिए। स्पेसिफाई द कंडीशन, या फिर ऊपर तो किया कि आप इशू ही नहीं करोगे, दैट इज प्रोहिबिट करना, और नीचे कुछ कंडीशंस खुद बता सकता है, इन कंडीशंस को फॉलो कर दो तो आप इशू कर सकते हो एडवर्टीजमेंट। दैट इज पावर टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है दैट इज पावर टू रेगुलेट द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। ये स्पेसिफिक कुछ सेक्शन बताए गए हैं जिसको अपने को नहीं देखना, पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18 कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का। सेबी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को रेगुलेट करेगा, बस अभी इतना ही समझ लो क्योंकि आज सच पूरा कंटेंट है अपने पास। नेक्स्ट, पावर टू इशू डायरेक्शन एंड लेवी पेनल्टी। अब सेबी डायरेक्शन किस किस को इशू कर सकता है, तो यहाँ पे 2 लोगों को बताया गया। पहला, ऐसे पर्सन जो कि सेक्शन 12 में मेंशन्ड है, ये मैंने लिखवाया हुआ है। कौन से होते हैं सेक्शन 12 वाले पर्सन? इंटरमीडियरीज, कहीं तो नोट डाउन करवाया हुआ है, पहले टॉपिक कहीं आया था। तो डायरेक्शन से इशू हो सकता है रिफर्ड अंडर सेक्शन नंबर 12 इंटरमीडियरीज। और दूसरा, कंपनी को भी डायरेक्शन इशू कर सकता है। अब कंपनी के लिए यहाँ पे अलग अलग बताया गया है कि कैपिटल के बेसिस पे डायरेक्शन इशू कर सकता है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में डायरेक्शन इशू कर सकता है, एक्सेट्रा। अब डायरेक्शन क्यों इशू करेगा, ये तो कौन कौन से लोगों को, फर्स्ट है इंटरमीडियरी, सेकेंड है कंपनी। क्यों इशू करेगा? क्योंकि इन्वेस्टर्स जो भी सेबी के यहाँ पे क्या अपने ऑब्जेक्टिव है ना, वही सेम टू सेम है। इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में या फिर सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करने के लिए डायरेक्शन ज़रूरी है, या फिर इंटरमीडियरीज के अफेयर को प्रिवेंट करना कि वो ढंग से अफेयर्स हो सके, कोई भी डेट्रीमेंटल अफेयर ना हो। माना डेट्रीमेंटल मतलब हाँ, डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स।
उनके नेगेटिव में जा रहा है, या फिर इंटरमीडियरी का प्रॉपर मैनेजमेंट सिक्योर करना है। ये अगर 3-4 केसेस हैं तब डायरेक्शंस इशू हो सकता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि डायरेक्शंस इशू करते टाइम ना सेबी ये भी बोल सकता है कि अगर आपने रॉन्गफुली प्रॉफिट किया या फिर रॉन्गफुली लॉस अवॉइड किया, अवॉइड मतलब अवॉइड करना, रॉन्गफुली अवॉइड किया, तो सेबी बोलेगा कि आप ये सारा का सारा अमाउंट हमें वापस करो, क्योंकि आपने प्रॉफिट गलत तरीके से किया या फिर लॉस गलत तरीके से अवॉइड किया, तो किसी सामने वाले पर्सन के साथ भी गलत हुआ ही होगा। तो आप इन सारी चीज़ों के लिए जो भी अमाउंट है डिस्गॉर्ज करो। डिस्गॉर्ज मतलब टू गिव अप, सरेंडर कर, आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। पावर टू इशू डायरेक्शंस। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब सेबी के पास सेक्शन नंबर 11B में इन्वेस्टिगेशन, माय बैड, 11B तो डायरेक्शन वाला पॉइंट है, हाँ, सेक्शन नंबर 11C इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड। अब सेबी इन्वेस्टिगेशन कब कब करेगा? जब ऑलरेडी हमने ये 3 पॉइंट देखे हैं ना, ये डेट्रीमेंटल टू सिक्योरिटी मार्केट या फिर टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ द पर्सन, सेम वापस रिपीटेड पॉइंट है कि अगर सिक्योरिटी मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट हो रहे हैं, तब से भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। सेकंड, कोई भी इंटरमीडिएट या कोई भी पर्सन सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड है, उसने किसी भी एक्ट, रूल्स या रेगुलेशन का वायलेशन किया, सेबी उस केस में एक ऑफिसर को चुनेगा और उसको बोलेगा आप इस मैटर के रिलेटेड मुझे इन्वेस्टिगेशन करके दो। अब ड्यूटी टू प्रोड्यूस अकाउंट बुक्स एंड रिकॉर्ड, जिस पर्सन का भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसकी ड्यूटी है कि जब भी उससे डॉक्यूमेंट या अकाउंट्स मांगे जाए वो टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को वो बुक्स और अकाउंट दे। दैट इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में है पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। अब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास यहाँ पे पावर है कि उसको, और ऊपर तो बुक्स और अकाउंट दिए ही थे सामने से ही आके, उसके अलावा कोई भी बुक्स और अकाउंट चाहिए तो आपको बोल सकता है कि आप प्रोड्यूस करो बुक्स और अकाउंट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के सामने। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ कस्टडी। अब बुक्स और अकाउंट ऐसा है कि एक दिन में ही सारी चेकिंग हो नहीं जाती, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपने पास रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ कस्टडी बताया गया है कि अगर कस्टडी में बुक्स और अकाउंट रखना है तो मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स के लिए आप अपनी कस्टडी में बुक्स और अकाउंट रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है 6 महीने के बाद आप रिटर्न तो कर दोगे और उसी दौरान इन्वेस्टिगेशन चलती रही तो आप वापस भी बुला सकते हो जब आपको वापस ज़रूरत है। मे कॉल अगैन। नेक्स्ट यहाँ पे फर्दर वाले पॉइंट में यहाँ बोला गया है कि बुक्स और अकाउंट आपने सामने वाले पर्सन के ले लिए, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, क्या कुछ प्रूफ हुआ है? नहीं हुआ, और सामने वाले पर्सन का काम चल रहा है, उसको वो बुक्स और अकाउंट चाहिए। तो यहाँ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामने वाले को कॉपी प्रोवाइड करके दे, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स, सर्टिफाइड कॉपी। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑन ओथ। इसका मतलब क्या होता है? उन्होंने जो दिया था कि हमें ऐसे काम करना है, उस हिसाब से काम करना। कौन? कंपनी ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो वो जो एग्जामिन करेंगे वो लाइक अनफेयर नहीं करेंगे, जो है वही दिखाएंगे, कुछ फ्रॉडुलेंट मैनर्स नहीं करेंगे। ओके, ये तो उनकी ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वापस उनसे गीता पे हाथ रखवाएंगे क्या कि मैं जो करूँगा सच करूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं। ओथ पे एग्जामिनेशन किसका होगा? सोच के बताओ। जिसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको यहाँ पे बोला जाए, उसको ना सब कुछ दिखाया जाएगा और उसे कभी भी एविडेंसेस या विटनेसेस मांगने तो उसको बुलाया जाएगा, फिर उससे एफिडेविट काइंड ऑफ प्रूफ लिया जाएगा जहाँ पे वो ये लिख के देगा या बोल के देगा कि जो भी मैं बोल रहा हूँ ट्रू एंड फेयर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है। दैट इज एग्जामिनेशन ऑन ओथ। नेक्स्ट है फेलियर टू कंप्लायंस। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड आपके अगेंस्ट सपोज इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपको अभी तक कौन कौन से ऑर्डर्स पास हुए थे? पहले आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ थी? इन्वेस्टिगेशन का हम पॉइंट पढ़ रहे हैं 11C, उसमें सपोज आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या क्या ड्यूटीज़ थी ऊपर से लेके अभी तक के पॉइंट्स में आपकी? बुक्स और अकाउंट प्रोड्यूस करना, तो पहली ड्यूटी बुक्स और अकाउंट।
और दूसरा उसके नेक्स्ट में पॉइंट क्या था कि आपसे मंगाए जाए तब आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा टू फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑन ओथ में क्या होता है, आप पर्सनली जाते हो वहाँ पे, आपको जब बुलाया जाता है तब आपको पर्सनली प्रेजेंट होना होता है, आपने वो काम भी नहीं किया अगर आप। और नेक्स्ट आता है नोट्स टू एग्जामिनेशन। नोट्स टू एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, वो जो पेपर है जो साइन नहीं एफिडेविट साइन यहाँ पे नहीं। अब इन्वेस्टिगेशन में ना बहुत सारे बुक्स अकाउंट एसेट चेक हुए हैं, तो जिस पर्सन के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है पूरा पेन पेपर लेती है, सब लिखती है ये चेक हो गया, ये चेक हो गया, ये वेरीफाइड है, और आपने जो स्टेटमेंट लिया वो भी अपनी राइटिंग में लिखती है, खुद के साइन करती है और आपसे भी साइन करवाती है कि आपने जो बोला है मान रहे हो ना आप कि ये सब कुछ चेक हो गया है, तो उसी को बोला जाता है नोट्स टू एग्जामिनेशन। यहाँ पे लिखा गया है नोट्स और एग्जामिनेशन शैल बी टेकन डाउन इन राइटिंग read over to and signed by the person examined and used as an evidence। तो वो नोट्स टू एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी बनाएगी, आपके सामने उसको पढ़ के सुनाएगी कि ये चीज़ें एग्जामिन हुई है, आप ये चीज़ कबूल करते हो, आपने ये चीज़ कबूल कर ली, फिर आप इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के साइन होंगे, आपके साइन होंगे, और वो आपके अगेंस्ट एविडेंस की तरह आगे प्रूव भी हो सकती है। तो आपको इधर साइन करना कंपलसरी है अगर आपको वो चीज़ें ठीक लग रही है। तो आपने ये चारों काम नहीं किए, वो नोट साइन नहीं किया, तो उस केस में आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 साल तक की, या फिर फाइन हो सकता है 1 करोड़ तक का, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती है। और नेक्स्ट में यहाँ पे बताया गया है कि आप अगर कंटिन्यू करते हो ये ऑफेंस तो हर दिन का 1 लाख का फाइन आपका बढ़ता ही जाएगा। दैट इज कंटिन्यूअस ऑफेंस। कौन सा पॉइंट? वही थी 5 लाख। हाँ माय बैड, वो 1 लाख नहीं 5 लाख का है। एक दिन का 5 लाख? हाँ 1 दिन का 5 लाख फॉर एवरी डे। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऐसे छोटी मोटी बात नहीं है कि रैंडम इंक्वायरी के लिए आ गए, चेकिंग के लिए आ गए, और उसमें भी आप कोऑपरेट नहीं कर रहे। नेक्स्ट है सीजर ऑफ रिकॉर्ड्स। सीजर ऑफ रिकॉर्ड्स में यहाँ पे ऐसा है कि आपसे रिकॉर्ड्स ले लिए जाएंगे, तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास इतना पावर नहीं होता। सबसे पहले वो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके आएगी, जो जुरिस्डिक्शन का मजिस्ट्रेट है, उसको सही लगा तो वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को परमिशन देगी, फिर ही वो आपके बुक्स और अकाउंट और डॉक्यूमेंट्स सीज कर सकते हैं। सीज हम करते क्यों हैं जनरली? हाँ, ताकि उसके साथ छेड़छाड़ ना हो। अगर हमें ये डर है कि सामने वाले के पास जो बुक्स एंड अकाउंट है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, मल्टीलेटेड, अल्टर्ड, फॉल्सिफाइड, सीक्रेटेड। सीक्रेटेड मतलब छुपाना, फॉल्सिफाइड मतलब गलत कर दिए, उसको फेक कर दिए, चेंज कर दिए। अल्टर मतलब माइन्यूट छेड़छाड़ कर देना, एंड मल्टीलेटेड मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देना, थोड़ा बहुत टैम्पर कर देना। तो ये 5 चीज़ों में यही हो रहा है कि आपके बुक्स और अकाउंट के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अगर ये फ्यूचर में डर है तो हम आज ही वो बुक्स और अकाउंट सीज कर देंगे। नेक्स्ट है कि मजिस्ट्रेट क्या क्या ऑर्डर दे सकता है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के फेवर में। एक तो मजिस्ट्रेट से अपने क्या परमिशन लेके आए थे बुक्स और अकाउंट सीज करने का, तो मजिस्ट्रेट आपको परमिशन दे सकता है कि उस प्लेस में एंटर कर सकते हो जहाँ बुक्स और अकाउंट है, सर्च कर सकते हो प्लेस को, और लास्ट में सीज कर सकते हो। सीजर में ये डेजिग्नेटेड कोर्ट इन होम क्या हो रहा है, ये आगे फर्स्ट पॉइंट। Okay, secreted, the investigating authority may make an application to magistrate or judge of designated court in Mumbai as the case notified by central government. Okay, जनरली जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो आपको मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी है। आपके एरिया का मजिस्ट्रेट बताया हुआ है, सेबी का हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई। अगर मजिस्ट्रेट आपके एरिया का है तो आपको से परमिशन नहीं मिल पा रही या आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो जो जज मुंबई में है उनका स्पेसिफिकली बताया होगा कि ये जज है, डेजिग्नेटेड है इस काम के लिए, आप उससे परमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि कभी भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी जिनकी सिक्योरिटी लिस्ट होने वाली है उनके रिकॉर्ड्स आप सीज नहीं कर सकते अनलेस वो इनसाइडर ट्रेडिंग में या फिर मार्केट मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व है। डॉक्यूमेंट सीज किसके करें? स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत है ना? हाँ, shall not authorize the record of listed public company or public company are not being the intermediary which intend to get। देखो
स्टॉक एक्सचेंज की बात चल रही है। इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट हो सकती है, इंटरमीडियरीज हो गए, स्टॉक ब्रोकर हो गए, क्लियरिंग हाउस हो गए, एक्सेट्रा। उसके अलावा अगर लिस्टेड कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तब अगर लिस्टेड कंपनी के आप बुक्स और अकाउंट आपको सीज करना है, तो आपको 2 चीज़ों की श्योरिटी होनी चाहिए कि वो कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी या मार्केट मैनिपुलेशन में। बाकी सबका आप सीज कर सकते हो विदाउट दीज रीजंस ऑल्सो। नेक्स्ट है रिटर्निंग ऑफ बुक। तो आपने जो सीज किया है, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक बुक्स आपकी कस्टडी में रहेंगे, उसके बाद आप रिटर्न कर दो। फिफ्थ, इन्वेस्टिगेशन। ओके, नेक्स्ट है टू सीज एंड डिसिस्ट प्रोसीडिंग। सीज का मतलब रोकना, डिसिस्ट मतलब वाह, अपोजिट चल रहा है क्या इधर? सीज का मतलब रोकना एंड डिसिस्ट का मतलब नहीं रोकना। नहीं, नॉट टू डू अगेन। सीज मतलब जो आप कर रहे हो वो तुरंत का तुरंत रोक लो। डिसिस्ट मतलब आप ये काम फ्यूचर में नहीं करोगे, नॉट टू डू अगेन। हाँ, यही लिख लो, नॉट टू डू अगेन। हाँ, रिस्ट्रेन ज़्यादा हैवी अच्छा वर्ड लग रहा है ना, तो रिस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग इन फ्यूचर वैसा लिख सकते हो। लिख लिया? ओके, अगर सेबी को इंक्वायरी करने के बाद लगता है कि किसी पर्सन ने सिक्योरिटीज लॉ का वॉयलेशन किया है या फिर करने वाला है, उसके अगेंस्ट सीज और डिसिस्ट प्रोसीडिंग का ऑर्डर आ सकता है। नेक्स्ट हाउएवर में वही है, लिस्टेड कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी जिनकी सिक्योरिटी लिस्ट होना चाहती है, उनके अगेंस्ट ये ऑर्डर कब आएगा? जब वो इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर मार्केट मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व है। पावर टू मेक रेगुलेशन। सेबी के पास रेगुलेशन मेकिंग पावर है अपने ही बोर्ड के रिलेटेड। तो ये जनरल पॉइंट है, रेगुलेशन कभी भी ऐसा क्वेश्चन पास्ट में तो आया नहीं कि सेबी की व्हाट आर द रेगुलेशन मेकिंग पावर ऑफ सेबी। स्टिल यहाँ पे बोला गया है कि सेबी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो मीटिंग कैसे करेंगे, कोरम कितना होगा, प्रोसीजर ऑफ मीटिंग क्या होगा। जो भी सेबी के ऑफिस मेंबर्स या एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए टर्म्स और कंडीशन के रिलेटेड रेगुलेशन बना सकते हो। कैपिटल कैसे इशू होगी, सिक्योरिटी कैसे ट्रांसफर होगी, उसके रिलेटेड रेगुलेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड यहाँ पे टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। हाँ, कंपनीज एक्ट में कौन सा फंड था? यही था। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन था या एजुकेशन प्रोटेक्शन था? IPEF या IEPF? सेम नहीं है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन था। एजुकेशन IEPF। ओके, यहाँ पे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन है, IPEF। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। तो जो भी सेबी को पैसा मिलता है इन द फॉर्म ऑफ फी, फाइन एक्सेट्रा, अगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अलावा बचा हुआ पैसा है वो इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन और एजुकेशन में जाता है। वो भी सोचना कि उनको हम कहाँ लगाएंगे, बहुत पैसा हो गया, कहाँ यूटिलाइज करना है, किस ऑफिसर को देना है, क्या करना है, अंडर द टेबल क्या क्या करना है, वो सब कुछ सोचना पड़ता है ना, बहुत टाइम लगता है। एनी अदर कंडीशन एज स्पेसिफाइड। पावर्स ऑफ द सेबी नॉट टू अप्लाई टू IFSC। अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये वर्ड कहाँ पे आया था?
ने एग्जेम्प्टेड बहुत मिल रहा है लागू। हाँ, ये वर्ड जब हमने इंडेक्स देखा था तो चैप्टर नंबर 7 अपना IFSC का है। ये सेस का एरिया है जहाँ पे ये इंटरनेशनल एरिया की तरह ट्रीट होता है तो इंडिया का ही पार्ट बट इंटरनेशनल ट्रीट होता है। तो सेबी की पावर वहाँ पे नहीं लगेगी। सेबी का जो भी काम है वहाँ पे सेबी के बिहाफ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी बनाई हुई है, वो अथॉरिटी ये सारे काम करेगी। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियरीज। सेक्शन नंबर 12 जहाँ जहाँ आया था मैंने बार बार इंटरमीडियरीज लिखवाया था। सेबी के पास ही आपको रजिस्टर होना पड़ता है अगर आपको इंटरमीडियरी की तरह काम करना है। स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर, बैंकर, मर्चेंट बैंकर एक्सेट्रा, इनका अपना पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5 इंटरमीडियरीज का ही है। चैप्टर नंबर 5 और 6 हाँ 5 डिपॉजिटरी है और 6 इंटरमीडियरीज है। 6 में इंडिविजुअली इन सारे लोगों के बारे में बात होगी। तो अगर इन सारे लोगों की तरह आपको काम करना है तो आपको स्पेसिफिकली सेबी के पास रजिस्टर होना पड़ेगा। अ पर्सन शैल नॉट स्पॉन्सर, स्पॉन्सर्ड और कैरीड आउट एनी ऑफ द वेंचर कैपिटल फंड और CIS इंक्लूडिंग द म्यूचुअल फंड अनलेस ही ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे बोला गया है इंटरमीडियरीज के साथ साथ किसी भी पर्सन को वेंचर कैपिटल फंड का काम करना है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का काम करना है या म्यूचुअल फंड का काम करना है, इन तीनों फंड्स को भी सेबी के पास रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। CIS और म्यूचुअल फंड शैल नॉट इंक्लूड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी by whatever name called which provide a component of investment besides the component of insurance issued by the insurer. Okay. इंश्योरेंस पॉलिसीज जनरली किस में आती हैं, कौन सा एक्ट कवर करता है इंश्योरेंस के लिए? IRDAI का नाम सुना है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे इंश्योरेंस के रिलेटेड एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन को गवर्न करती है। लाइफ इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस एक्सेट्रा, हेल्थ इंश्योरेंस। अब यहाँ पे बोला है काफ़ी सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ना, जैसे टर्म इंश्योरेंस है तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई कि सीधा का सीधा सामने वाला आदमी गया आपको हाथ में इतने पैसे मिल जाएंगे, दैट इज़ टर्म इंश्योरेंस। और दूसरा इंश्योरेंस पॉलिसी है कि आप मान लो महीने का 5,000 प्रीमियम पे कर रहे हो तो उसमें से 3,000 प्रीमियम आपकी पॉलिसी में चला जाएगा, 2,000 का आपके ही बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ साथ इधर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। देखो दो पॉलिसी, पहले में क्या हुआ, आपने जो प्रीमियम दिया पूरा का पूरा 5,000 वो पॉलिसी की तरफ ही गया, पॉलिसी के लिए यूज़ हुआ। दूसरा आपने 5,000 का प्रीमियम दिया, 3,000 पॉलिसी के लिए यूज़ हुआ, 2,000 आपके ही बिहाफ पे इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट वाला कंपोनेंट कौन कवर करता है, सेबी कवर करता है। लेकिन इधर बोला गया कि इंश्योरेंस का मेन कंपोनेंट IRDAI कवर करता है। तो कोई भी ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें थोड़ा सा पार्ट इन्वेस्टमेंट का है वो सेबी कवर नहीं करेगा, वो IRDAI में आएगा। उसको हम म्यूचुअल फंड या CIS नहीं बोल सकते। पॉइंट समझ आ रहा है इधर? अब ये एक बार रीड करो। इट इज़ क्लेरिफाइड बाय सेबी कि कोई भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है या म्यूचुअल फंड उसमें क्या नहीं आएगा, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें by whatever name called insurance which provide a component of investment besides the component of insurance। तो प्लेन इंश्योरेंस है IRDAI कवर करेगा, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट है तो भी IRDAI कवर करेगा, वो सेबी के अंडर नहीं आएगा। ये कट कर दो, नहीं चाहिए। इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट, अब आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए सेक्शन 12 के अंदर। तो यहाँ पे बताया गया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके अलग अलग रेगुलेशंस होंगे, उनके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करोगे, मिल जाएगा। सेबी आपको सर्टिफिकेट दे भी सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। बहुत जनरलाइज्ड पॉइंट है ये। चैप्टर नंबर 5A बाद में करेंगे। पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन पे आना नेक्स्ट। यहाँ पे बोला गया है बहुत सारी पेनल्टीज है ऑलरेडी, लेकिन अगर आप सेबी को इन्फॉर्मेशन और फर्निश नहीं कर पाते आपको मिनिमम 1 लाख की पेनल्टी, मैक्स टू मैक्स 1 करोड़। ये सेम पेनल्टी कहाँ आई थी?
स्क्रा एक्ट में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे 5-7 ऑफेंसेस थे और एक ही पेनल्टी थी, 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक की। 25 करोड़ नहीं तो सुनो। 25 करोड़ था? हाँ। इज इट? एक मिनट चेक कर लेते हैं अभी। हाँ 25 करोड़, ओके। तो स्क्रा एक्ट में 1 लाख से लेके 25 करोड़ की पेनल्टी है। सेबी एक्ट में कोई भी वोलेशन होता है तो ज़्यादातर एक ही पेनल्टी है, दैट इज़ 1 लाख से लेके 1 करोड़। और हर दिन जब तक ऑफेंस कंटिन्यू होता है 1-1 लाख बढ़ता जाएगा। इधर 5 लाख नहीं है, 1 लाख है। नेक्स्ट है फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एडजुडिकेटिंग द क्वांटम ऑफ पेनल्टी। पेनल्टी सेबी लगाएगा या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर लगाएगा? क्या क्या चीज़ें देखी जाती है पेनल्टी लगाने से पहले? जैसे 1 लाख से 1 करोड़ है तो कैसे डिसाइड करना है कि 5 लाख लगाना है, 70 लाख लगाना है या 50 लाख लगानी है पेनल्टी? ऑफेंस के हिसाब से 3 चीज़ें देखी जाती है। यहाँ पे पहला बोला गया है दैट इज द अमाउंट ऑफ डिसप्रपोर्शनेट गेन और अनफेयर एडवांटेज वेरेवर क्वान्टिफिएबल। गलती की वजह से आपको कितना गेन हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, डिसप्रपोर्शनेट, आपने कितना अनफेयर गेन किया, ये पहला पॉइंट। सेकेंड, द अमाउंट ऑफ लॉस, और आपके डिफॉल्ट की वजह से सामने वाले इन्वेस्टर का कितना लॉस हुआ है, दैट इज कॉस्ट। और थर्ड, द रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट, आप वन टाइम डिफॉल्टर हो या आपकी बार बार यही गलती है, आप बार बार यही चीज़ करते हो। आई होप आप लोग वन टाइम ही होगे जो आपने ग्रुप 1 में किया है। नहीं या रिपीटेटिव होगा? नहीं ना। तो ये 3 फैक्टर्स इधर कंसीडर किए जाएंगे पेनल्टी लगाने से पहले। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये बोला गया है कि पेनल्टी का जो भी अमाउंट है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट हो जाएगा। ओके, पेनल्टी से रिलेटेड ही नेक्स्ट यहाँ पे आता है, कम टू पेज नंबर 116, रिकवरी ऑफ अमाउंट। अब आप पे पेनल्टी लग गई है तो अमाउंट रिकवर कैसे होगा? या तो इज्जत से खुद जाके दे दो या फिर क्या करेंगे, रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट करेंगे जो कि आपका अमाउंट रिकवर करेंगे। अब इधर मान लो आप पे 3 अलग अलग चीज़ें होती है। सेबी आप पे फीस भी लगाता है, फीस आपका फाइलिंग फीस हो गई, डॉक्यूमेंट आप वापस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसके साथ साथ पेनल्टी भी लगाता है। आपने ऑफेंसेस किए, गलती की, पेनल्टी आप पे नहीं कर रहे तो उसके साथ साथ क्या लगता है, इंटरेस्ट भी लगता है। तो ये 3-4 चीज़ें जब आप पे लग रही है और आपने एक लमसम अमाउंट दे दिया तो वो लमसम अमाउंट में उन चीज़ों को एडजस्ट कैसे किया जाएगा वो हायरार्की बताई गई है इधर। तो पहले इधर बताया गया है कि दैट इज प्रोवाइड्स दैट इफ अ पर्सन, अगर आप पेनल्टी पे नहीं कर पाते, फेल्स टू पे पेनल्टी, या फिर आप सेबी के डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं कर पाते रिलेटेड टू रिफंड ऑफ मनी, क्या, डिस्गॉर्जमेंट ऑफ मनी, पेनल्टी पे नहीं की, डिस्गॉर्जमेंट का अमाउंट आपने पे नहीं किया, या फिर यहाँ पे स्पेसिफिक रिफंड ऑफ मनी, इधर डिस्गॉर्जमेंट ऑर्डर लिखा ही हुआ है। सी, दोनों ना एक ही चीज़ है लेकिन आपको इंडिविजुअली अलग अलग पॉइंट लिखने ही पड़ेंगे। डिस्गॉर्जमेंट भी वही है, गिव अप करना, या फिर जो आपने लिया था, जो आपने प्रॉफिट किया था वो आपको वापस दे देना है। और तीसरा, आप फ़ी पे नहीं कर पाते। 4 चीज़ें हैं, पेनल्टी पे नहीं कर पा रहे, फ़ी पे नहीं कर पा रहे, अमाउंट रिफंड नहीं कर पा रहे, डिस्गॉर्जमेंट नहीं कर पा रहे आप, तो उस केस में रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट होगा। अब रिकवरी ऑफिसर आपका अमाउंट रिकवर कैसे कैसे कर सकता है? सबसे पहले आपके क्या लिया जाएगा, आपसे एसेट्स लिए जाएंगे। एसेट्स में क्या होता है, इमूवेबल, मूवेबल और कैश। अरे सिक्योरिटीज तो आपके मूवेबल में आ गई, ट्रांसफरेबल है, कैश मतलब बैंक अकाउंट। तो 3 चीज़ें अपने को पता है। सबसे पहले आपका मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच होगी और सेल होगी, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट को भी अटैच किया जा सकता है। क्या बैंक अकाउंट सेल होगा? नहीं, उससे पैसे निकालेंगे ना, बैंक अकाउंट सेल कैसे होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है। अब आप खुद को बैंकरप्ट ही डिक्लेयर कर रहे हो कि भाई मेरे को चेक कर लो, मेरे पास 1 रुपए की प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या करेंगे?
आपको ही उठा के जेल लेके जाएंगे कि चलो हम आपको खाना पीना खिला देते हैं थोड़े दिन के लिए, अब हमारा थोड़े दिनों का काम कर दो। नेक्स्ट है दैट इज डिटेंशन इन द प्रिजन, अरेस्ट करना और डिटेन करना। और डायरेक्टली अटैचमेंट के बाद तुरंत का तुरंत सेल नहीं होता, पहले अटैच करते हैं, आपको वार्निंग दी जाती है कि देखो हमारे पास प्रॉपर्टी है, इतने टाइम के अंदर पैसा नहीं दिया ना तब हम सेल कर देंगे। और सेल करना और अटैच करना बहुत मगजमारी का काम होता है। एक पर्सन को अपॉइंट करो, उधर वो पर्सन भी ऐसा पतला नहीं दया जैसा है कि दया दरवाज़ा तोड़ के प्रॉपर्टी अटैच कर लो, सेल कर लो, वैसा। तो रिकवरी ऑफिसर को भी इधर अटैचमेंट के बाद सेल करने के लिए टाइम लगेगा, तो यहाँ पे ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी होंगे, वो भी आपसे ही लिए जाएंगे। नेक्स्ट, अपॉइंट अ रिसीवर फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द पर्सन मूवेबल और इमूवेबल। जब तक अटैच कर ली, अटैच करने के बाद आपकी प्रॉपर्टी को थोड़े टाइम के लिए अपनी कस्टडी में लेना पड़ेगा, उसके लिए रिसीवर अपॉइंट होगा। अभी दो लोग हैं यहाँ पे, कौन? एक तो रिकवरी ऑफिसर। रिकवरी ऑफिसर इज द मेन पर्सन जो आपके अगेंस्ट ये काम कर सकता है। अब जैसे ही उसने आपकी प्रॉपर्टी को अटैच किया, उसकी देखभाल के लिए एक रिसीवर अपॉइंट हो सकता है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे रिकवरी ऑफिसर में बोला गया है दैट इज द रिकवरी ऑफ अमाउंट बाय रिकवरी ऑफिसर पर्सुएंट टू नॉन कंप्लायंस विद एनी ऑफ द डायरेक्शन इशूड बाय सेबी शैल हैव प्रेसिडेंस ओवर एनी अदर क्लेम अगेंस्ट सच पर्सन। ओके, सेक्शन नंबर 11 भी है पीछे। है 105। हेडिंग क्या है? नहीं, ये वाला वही है। Power to issue direction and levy penalties. हाँ, पावर टू इशू डायरेक्शन एंड लेवी पेनल्टी, वही वाला सेक्शन यहाँ पे कि अगर आपके अगेंस्ट डायरेक्शन इशू हुआ है। अब इसी पॉइंट पे वापस आना, सेबी ने आपके अगेंस्ट डायरेक्शन इशू किया है और आपको बोला है पेनल्टी पे करनी है, तो सबसे पहले जो भी आप पैसा दोगे ना पेनल्टी के लिए यूटिलाइज होगा, फिर बाकी और क्लेम जो भी सेबी कर रहा है उसके लिए बाद में यूटिलाइज होगा। तो पेनल्टी का पहला प्रेसिडेंस है, मतलब पहले पेनल्टी पे की जाएगी जो भी आपकी प्रॉपर्टी से पैसा रिकवर हुआ है उसके रिलेटेड। नेक्स्ट पेज पे आना, बीच वाले टॉपिक में थोड़े लेट करवाऊंगी। 60 सेबी के ऊपर जो अथॉरिटी है जहाँ पे आप अपील फाइल करोगे दैट इज सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। सेक्शन नंबर 15K में बनी है और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है SAT को बाय नोटिफिकेशन। SAT का कंपोजिशन यहाँ पे बताया गया है कि SAT में ना एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है दैट इज लाइक चेयरपर्सन जो कि सेबी में था, उसके साथ साथ जुडिशियल मेंबर्स होंगे और टेक्निकल मेंबर्स होंगे, जिनका मतलब हमने सुबह ही समझा था। जुडिशियल मतलब लॉ का एक्सपर्ट, टेक्निकल मतलब ग्राउंड रियलिटी में सिक्योरिटीज लॉ में क्या हो रहा है, एक्चुअली में शेयर मार्केट में कैसी फंक्शनिंग होती है उसका एक्सपर्ट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। अब यहाँ पे बोला गया है कि SAT की अलग अलग बेंचेस हो सकती हैं जैसे कि सेबी की है। हर एक बेंच में मिनिमम एक ऑफिसर होना चाहिए और 2 या मोर जुडिशियल या फिर टेक्निकल मेंबर होने ही चाहिए। शैल इंक्लूड एटलीस्ट 1 जुडिशियल मेंबर एंड 1 टेक्निकल मेंबर। मतलब कौन हो सकता है? एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 2 या उससे ज़्यादा जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर, लेकिन मिनिमम एक तो होना ही चाहिए बेंच में। फिर बेंच की जो मेन ब्रांच है दैट इज़ मुंबई में है और बेंच अलग अलग प्लेसेस में भी इस्टेब्लिश हो सकती है। और नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट पॉइंट है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर मेंबर्स को ट्रांसफर कर सकता है एक बेंच से दूसरे बेंचेस में। अपील टू SAT, जो हमने शुरू से हायरार्की देखी है वही चीज़ें हैं। SAT में अपील कौन कौन फाइल कर सकता है? तो सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहीं फाइल होती है? SAT में। तो कोई भी पर्सन सेबी के ऑर्डर से अग्राइव्ड है या फिर सेबी के बिहाफ पे कौन ऑर्डर पास करता है? दूसरा पर्सन, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, तो सेबी हो गया या फिर AO हो गया। यहाँ पे 2 एक्ट और बताए हैं जिनकी खुद की कोई ट्रिब्यूनल नहीं है, तो वो ऐसे ही गवारों की तरह आ जाते हैं कि ठीक है आप हमारे ऑर्डर भी थोड़े पास कर दो ना। तो ये 2 एक्ट है IRDAI और PFRDA, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और दैट इज PF, एक मिनट आई नीड टू कंफर्म, प्रोविडेंट है या पेंशन है? PFRDA।
हमारे बना एक्ट भी हो सकता है। एक्टिव है ऑटोमेटिक मतलब यूज करके एक्ट भी होता है। दैट इज पेंशन फंड है ये। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एक्ट नहीं है। एक्ट ऑर्डर कभी भी पास नहीं करेगा, अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी ना। तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और IRDA दैट इज इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन दोनों ने भी ऑर्डर पास किए हैं। आप इनके ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, IRDA एंड PFRDA, तो इन 4 लोगों के ऑर्डर के अगेंस्ट आप साथ में अपील फाइल कर सकते हो। टाइम लिमिट क्या है? 45 डेज। अब 45 डेज ना, ये टाइमलाइन और भी एक्सटेंड हो सकती है फर्दर। अब अपील है, SAT दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, 3 काम करेगा, कंफर्म, मॉडिफाई या फिर सेट असाइड कर देगा ऑर्डर। अब यहाँ पे बोला गया है कि 45 डेज के बाद भी आपकी अपील ली जा सकती है विद इन सच फर्दर टाइम एज स्पेसिफाइड, वो टाइम नहीं बताया। फॉर्म एंड प्रोसीजर ऑफ अपील, अपने को इसमें सारे पॉइंट्स नहीं लेने, कुछ पॉइंट्स देखने हैं, वो इधर ही देख लेंगे। ओके, लास्ट वाला पॉइंट देखना है। हाँ, बाकी सारे जस्ट रीड वाले पॉइंट है, सेल्फ रीडिंग है, इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रीड कर लेना। लास्ट वाले में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बेंच में प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है, जस्ट 2 मेंबर हैं, 2 मेंबर्स के बीच में यहाँ पे अब डिसीजन कैसे आएगा? डिसीजन तो मेजॉरिटी से आता है या दोनों सेटिस्फाइड हो तब आता है। मेजॉरिटी किधर, 1.5 और आधा तो हो नहीं सकता। तो अब डिसीजन में दोनों में ओपिनियन में डिफरेंस है, तो ये मैटर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर फिर आगे कैसे हैंडल करेगा वो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर बेंच में 2 मेंबर्स हैं जहाँ पे उनका ओपिनियन डिफरेंट है तो वो रेफरेंस देंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर या तो खुद वो पॉइंट सुनेगा या फिर वही मैटर किसी तीसरे पर्सन को रेफर कर देगा। फिर जो सबने पॉइंट सुने उसके बाद जो मैच्योरिटी आएगी उसके हिसाब से डिसीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है लिमिटेशन। लिमिटेशन एक्ट पूरा पढ़ा हुआ है। लिमिटेशन पीरियड क्या होता है? किसका? टोटल इतने पीरियड में अपील या और हाई कर सकते। हाँ, ऐसे तो इंडिया में तो कोर्ट केसेस सालों तक चलते रहते हैं। अब उसमें भी आप टाइमलाइन ना दो कि इनिशियली 2-5 साल में आपको केस फाइल करना है, नहीं तो लोग 20-30 साल बाद ओ एक मैटर याद आ गया, पहले तो हमारे पास टाइम नहीं था, अब हम बूढ़े बैठे, रिटायरमेंट हो गया तो थोड़ा केस ही फाइल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए एक लिमिटेशन एक्ट है। वहाँ पे हर केस के रिलेटेड आपको टाइमलाइन दी गई है कि इतने टाइम में ही आप कोर्ट में केस फाइल कर दो। तो यहाँ पे SAT में और सेबी में भी वो लिमिटेशन एक्ट फॉलो होता है कि आपको एक टाइम लिमिट, कॉज ऑफ एक्शन जब आपके साथ गलत हुआ उसके विद इन सर्टेन टाइम आपको केस फाइल करना ही है, उसके बाद आपकी अपील एंटरटेन नहीं होगी। जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, जहाँ पे सेबी और SAT है वहाँ पे क्या सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा? नहीं, ऑटोमेटिकली हमने अलग बॉडी ही बना के रखी है तो सिविल कोर्ट कुछ भी नहीं बोलेगा। नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन, ना ही प्रोसीडिंग चलाने का, ना ही सेबी और SAT के मैटर में बोलने का कोई भी हक नहीं है इधर सिविल कोर्ट को। अपील टू सुप्रीम कोर्ट, सेबी से सेटिस्फाइड नहीं हो SAT के पास गए, SAT से सेटिस्फाइड नहीं हो 60 डेज में, इधर हाई कोर्ट नहीं होता, SAT के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट है। SAT से आप सेटिस्फाइड नहीं हो सुप्रीम कोर्ट में जाओगे विद इन 60 डेज फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन। अब सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा लगता है कि आप विद इन टाइम नहीं आ पाए लेकिन आपके पास रीजन था, तो इधर फर्दर 60 डेज एक्सटेंड हो सकता है आपका टाइम पीरियड। ऊपर एक्सटेंशन के लिए कोई डेडलाइन दी गई थी क्या? नहीं, इधर 60 + 60 है। ये रीड करना, बार ऑफ जुरिस्डिक्शन। 60 डेज आने सो आप SAT के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो, जिस दिन आपको ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ 60 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को अपील फाइल कर दो। उन 60 दिनों में भी नहीं कर पाए तो सुप्रीम कोर्ट मैक्स टू मैक्स आपका और टाइम एक्सटेंड कर सकता है फर्दर 60 डेज, 60 + 60। बार ऑफ जुरिस्डिक्शन रीड करना।
इंजेक्शन वाले पॉइंट पे सेबी के बोल रहा है कहाँ पे? नीचे पार्ट्स में। ओके, कौन सा वाला पॉइंट? पहला वाला हो गया। दैट इज ले डाउन दैट नो ऑर्डर पास्ड बाय सेबी और एओ शैल बी अवेलेबल एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन नंबर 15T ऑफ द एक्ट। मतलब 60 को आप अपील कर सकते हो और कहीं अपील नहीं कर सकते, ये यहाँ पे पॉइंट है। नो सिविल कोर्ट हैज अ जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेबी एम्पावर्ड बाय द एक्ट, जो हमने ऊपर पढ़ा ये वाला पॉइंट, दैट इज 15 माय बैड, ये वाला 15Y वाला पॉइंट कि सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय कोर्ट ऑफ अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्शन टेकन इन पर्सुएंस ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय सेबी और एओ अंडर द सेबी एक्ट। मतलब कोई दूसरी कोर्ट इंजंक्शन भी ग्रांट नहीं कर सकती। इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर, कि अगर सेबी का मैटर है तो सेबी ही इंजंक्शन और ग्रांट करेगा, कोई दूसरा कोर्ट बोलेगा भी नहीं बीच में। ओके, अपने एक ही दिन का टॉपिक लेफ्ट है, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल ये चैप्टर रैप अप हो जाएगा।